राजा भोज व्याख्यानमाला के इस जबरदस्त आयोजन के आज के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी, मेरे पहले जिन्होंने जबरदस्त ओजस्वी ऐसा उद्बोधन दिया, ऐसे डॉक्टर बालमुकुंद जी, मेरे बाद जो बोलने वाले हैं एक ख्यातनाम ऐसे विचारक प्रफुल्ल जी, राधा नगरी के आप सभी सुधी श्रोता, संत वृंद, मातृशक्ति, सभी को नमन करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पर। एक तो वातावरण बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा लग रहा है कि भोजशाला में हम उपस्थित होकर ये विमर्श चल रहा है। संयोजकों को बधाई। मैं बहुत दिनों से भोजशाला देखना चाहता था। धारा नगरी में इसके पहले तो एक कार्यक्रम में आया था, समय कम था, कार्यक्रम करके चला गया। आज मेरा सौभाग्य रहा कि 1000 वर्ष पहले की उस भोजशाला के मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए। बड़ा अच्छा लगा। राजा भोज ये भारत के इतिहास के संधिकाल के राजा थे। संधिकाल के इसलिए कि हमारे इस अखंड विशाल विस्तृत ऐसे भारत देश पर, हिंदुस्तान पर बाहर के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे, इस्लामी आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे, जिसे हम गांधार, मतलब जिसे आज हम अफगानिस्तान कहते हैं, वो पूरा गांधार, मुल्तान, आज जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, वो सारा प्रदेश, और पाकिस्तान जिसे आज कहते हैं, उसका बहुत सारा हिस्सा, पंजाब का बहुत सारा हिस्सा, ये इस्लामी आक्रांताओं के कब्जे में आ चुका था। जैसा अभी बालमुकुंद जी ने कहा कि महमूद गजनी उस समय आया था, वो आक्रमण कर रहा था। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण किया, वो सोमनाथ को लूटने आया, उसने सोमनाथ भी लूटा, लेकिन राजा भोज के कारण उसको रुकना पड़ा। अन्यथा शायद गुजरात पे वो राज करने की भी सोचता। और जैसा आपने कहा कि वो रेगिस्तान के रास्ते से गया और उसकी 90% सेना वहीं पे समाप्त हुई, तो वो गुजरात पे राज ना कर सका। लेकिन संधिकाल इसलिए कि उसके बाद ये इस्लामी आक्रमण आते गए और शनै शनै भारत के एक एक हिस्से को अपने कब्जे में लेते गए। उस संधिकाल में, उस समय राजा भोज ये शासन करने आए हुए हैं आपके इस धारा नगरी में। 1010 में उनका राज्याभिषेक हुआ और जैसे बताया गया कि 1065 में उनकी मृत्यु हुई। 55 वर्ष का राजकाज उन्होंने संभाला। इसके पहले की परमार राजवंश की राजधानी तो उज्जैनी थी, अवंतिका, और अवंतिका में तो विद्या का, प्रज्ञा का, ज्ञान का अद्भुत प्रवाह बहता था। उज्जैनी तो सारे विश्व में प्रसिद्ध थी। वराह मिहिर 4वीं शताब्दी के उज्जैनी के। हमारा दुर्भाग्य है, जैसा डॉक्टर बालमुकुंद जी कह रहे थे, हमें वराह मिहिर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मुझे खुद को, मैंने कभी तो सिर्फ नाम सुना था, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। अभी 15-20 वर्ष पहले वराह मिहिर को समझने का अवसर मिला। ऐसा जबरदस्त व्यक्तिमत्व उस समय 4वीं शताब्दी में, जिसे उस समय के तत्कालीन ईरान के राजा ने, जो पारसी राजा था, राजा नवरोज, उस पारसी राजा ने अपने वराह मिहिर को ईरान में बुलाया
और ईरान में जुंदिशापुर नाम का स्थान है। उस जुंदिशापुर स्थान में वहां पर एक वेदशाला की स्थापना करने का आग्रह किया बिंदी की। हमारा वराहमिहिर ईरान में गया। जुंदिशापुर में आज भी वो सेंटर है जो गणित का और खगोल शास्त्र का सेंटर कहलाता है। आप गूगल करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं उज्जैन में थी, अवंतिका में थी। 6वीं शताब्दी के ब्रह्मगुप्त, गणित के प्रख्यात पंडित, आज भी ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत सूत्र आज भी चलते हैं। कल्पना कर सकते हैं, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले। उसके बाद 8वीं शताब्दी के लल्ल, ये एक से एक विद्वान थे। और जब राजा भोज थे उस समय भी उज्जैनी में श्रीपति नाम के एक विद्वान और जबरदस्त, आज की भाषा में शास्त्रज्ञ कहेंगे, ऐसे उनका वहां पर कार्य चल रहा था। किंतु यह सब होते हुए भी राजा भोज की जो इच्छा थी कि उज्जैनी की विद्वत परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए, वैसे ही रखते हुए, कुछ विशिष्ट विषय उनके मन में थे। उनके मन में था कि संस्कृत पर अधिक अध्ययन होना चाहिए। खगोल शास्त्र पर उज्जैन में चल रहा था, उसके अलावा कुछ बातों का अध्ययन होना चाहिए। उनका आग्रह था विमान शास्त्र पर अध्ययन होना चाहिए, गणित पर अध्ययन होना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए जब वो अपनी राजधानी धारा नगरी, आपके इस नगर में लेकर आए, तब उन्होंने सोचा कि ये अध्ययन का एक कोई स्थान होना चाहिए जिसे गुरुकुल या विश्वविद्यालय के स्वरूप में रहे, जहां पे इस विद्या की देवी सरस्वती उसका अधिष्ठान रहे और उसका मंदिर के परिसर में सारे विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं, ऐसा दृश्य रहे। वो दृश्य साकार किया ये राजा भोज ने। तो भोजशाला सिर्फ केवल मंदिर नहीं है, मंदिर तो है ही है, वाग्देवी का निवास है, अधिष्ठान है, किंतु उससे भी बढ़कर वो ज्ञान मंदिर है। वो ज्ञान की परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उस समय का। राजा भोज ने अपने जीवन काल में 84 ग्रंथ, जैसा आप बता रहे, 84-85 ग्रंथ लिखे या संकलित किए। वे संगठक थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को इकट्ठा किया और उनके माध्यम से राजा भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। फिर कहूंगा, बार बार मेरे शब्द आएंगे कि दुर्भाग्य था, हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं था। सम्रांगण सूत्रधार का उल्लेख हुआ, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने पढ़ा होगा। संस्कृत में है, उसके अनुवाद उपलब्ध है, संभव है तो अवश्य पढ़िए। सम्रांगण सूत्रधार को वास्तुकला का ग्रंथ करके माना जाता है, अर्धसत्य है। वो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ तो है ही है, किंतु उससे भी बढ़कर है। मैं जब देख रहा था, सम्रांगण सूत्रधार का अध्ययन कर रहा था, तो मेरे ध्यान में आया कि मुझे दिखा अकेले जर्मनी में सम्रांगण सूत्रधार पर 7 लोगों ने पीएचडी की है। मेरे पास सबके नाम है। दुर्भाग्य से हमारे देश में सम्रांगण सूत्रधार पर डॉक्टरेट करने वाले लोगों की संख्या 2, 3 या 4 है, उससे ज्यादा नहीं है। मैं अकेले जर्मनी के 7 लोग की बात कर रहा हूं, विश्व की नहीं, विश्व में अनेक लोग हैं। वे महत्व समझ रहे हैं, हम चूक रहे हैं। सम्रांगण सूत्रधार में एक 31वां अध्याय है, यंत्र विधानम, यंत्रों के बारे में है। उसमें प्रारंभ में यंत्र की परिभाषा दी है। यंत्र कैसे होने चाहिए? तो एकदम बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए, अलक्ष्य, दिखने नहीं चाहिए। फिर
कोई भी यंत्र वजन में हल्का होना चाहिए, बहुत भारी भरकम नहीं, हल्का। उसका परफॉर्मेंस किस में है तो हल्का रहे, वो पैरामीटर है उसका। फिर वो यंत्र बहुत ज्यादा आवाज करने वाला नहीं रहना चाहिए, बहुत आवाज उसने स्वतः का आवाज नहीं होना चाहिए। फिर यंत्रों की गति रहती, यंत्र है, गति रहेगी, घूमेगा, कुछ ना कुछ गति रहेगी। वो गति ऊपर नीचे नहीं, दैट हैज टू बी लीनियर होनी चाहिए। यंत्र है, वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन अगर होता है तो वाइब्रेशन से खराब न होने वाला इस प्रकार का यंत्र बनना चाहिए। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा, लेकिन वाइब्रेशन के कारण यंत्र ना खराब हो। अशैथल्यम नाम का शब्द प्रयोग किया है राजा भोज ने। और आगे राजा भोज लिखते हैं कि अगर हमने कितना भी कहा कि ऐसा यंत्र है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होना चाहिए, ज्यादा समय तक टिकना चाहिए। और वो कहते हैं कि कितना भी किया तो यंत्र है, आवाज करेगा, लेकिन अगर आवाज करता है तो उसके आवाज को दबाने के लिए आज जिसकी भाषा में हम साइलेंसर कहते हैं, या जो जनरेटर है उसके लिए आइसोलेशन माउंट इस्तेमाल करते हैं, वैसा होना चाहिए। जब मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे आ गए। क्यों? मैं अभियांत्रिकी का विद्यार्थी हूं। हम लोग के समय 5 वर्ष की इंजीनियरिंग होती थी, और तीसरे वर्ष में जब 3rd ईयर में मैं था, उस समय अलग अलग अपने अपने विषय चालू होते थे, लेकिन बाकी विषयों का थोड़ा उसमें ये होता था, एक एक पेपर होता था। उसमें मैकेनिकल का पेपर था। मैकेनिकल में मशीन्स नाम का एक चैप्टर था। हमारे टीचर ने मशीन्स की जो डेफिनेशन दी, सच बताऊं, पूरी की पूरी जैसे सम्रांगण सूत्रधार में मैंने पढ़ी वैसी, गूज़बम्स। आप कल्पना कर सकते हैं, 1000 वर्ष पहले यंत्र की डेफिनेशन हमारे सामने है। यूरोप में यंत्र युग बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया, और सम्रांगण सूत्रधार में वो यंत्र की डेफिनेशन दे रहे हैं। सम्रांगण सूत्रधार रोबोट की बात कर रहा है, पढ़िए जरूर आप। सम्रांगण सूत्रधार में हाइड्रोलिक पावर की पूरी डेफिनेशन दी है, कैसा चलता है यह भी दिया है। सम्रांगण सूत्रधार का श्लोक है, धारच जलभारश्च पायसो भ्रमणं तथा यथोच्छायो यथाधिक्यम यथा निरंध्रतापिच एवमादिनी भूजस्य जलजानी प्रचाक्षते। अर्थात किसी वस्तु पर अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो वस्तु घूमती है, जितने ऊंचाई से पानी डालेंगे, जितने वेग से पानी डालेंगे, और उसका जो मास है, उसका जो वजन है, उसके अनुपात में वो घूमता है। हाइड्रोलिक टरबाइन। अब इसमें किंतु परंतु हम इसको ऐसा जोड़कर बता रहे, नहीं नहीं वैसा था पुराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल प्लेन है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 में से जो पीएचडी मैंने आपको बताई, 7 में से 4 पीएचडी अकेले 31वें अध्याय यंत्र विधानम पर है। दुर्भाग्य से हमारे यहां ना तो अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में, ना तो यूनिवर्सिटीज में, और ना कहीं ये डिस्कोर्स में ही नहीं आता कि सम्रांगण सूत्रधार जैसा अभूतपूर्व ग्रंथ उन्होंने लिखा है। युक्ति कल्पतरु विश्वकोश है, ये सारे विश्वकोश है। युक्ति कल्पतरु में क्या नहीं है, सारे विषय है। और फिर बार बार मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, ये सारे 1000 वर्ष के पुराने ग्रंथ है। युक्ति कल्पतरु में अनेक बातें दी है, उसमें शिप बिल्डिंग है, जहाज कैसे बनते हैं, और जहाज कैसे बनते हैं तो उसमें ये जो बिना कीलो के जहाज बनाना, ताकि समुद्र में रस्टिंग नहीं होती, और रस्टिंग से भी ज्यादा समुद्र में जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है उससे जहाज अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए उस समय की टेक्निक थी। और युक्ति कल्पतरु में जहाजों के प्रकार किस प्रकार से होते, वो सारा, वो सब कुछ दिया हुआ है।
अभी अपने यहां पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला। वो प्रोजेक्ट था आईएनएस कौंडिन्य। क्या है ये आईएनएस कौंडिन्य? तो कुछ ऐसे लोगों को लगा, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के जो वित्तीय सलाहकार है, सलाहकार बोर्ड में एक वित्तीय सलाहकार है संजीव सान्याल जी, वे और उनके कुछ मित्रों को लगा कि क्यों ना हम कहते हैं कि हमारे जहाज पूरे विश्व में जाते थे, सब तरफ जाते थे, विश्व के अनेक देशों में सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय हैं। प्रस्थापित अलग हुआ है, जैसे आपने बालमुकुंद जी ने ठीक कहा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इससे मतलब मैंने पढ़ा है अपने शाला में, इससे झूठा, इससे गलत क्या हो सकता है? उसके पहले हजारों वर्षों से, अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। डॉक्टर अंगस मेडिसन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनकी पुस्तक है द मिलेनियम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने आंकड़ों के साथ दिया है जो पूरे विश्व में मान्य है। वो आंकड़ों के साथ दिखाते हैं कि पूरे विश्व के जीडीपी में कौन से देश की कितने हिस्सेदारी थी। दुर्भाग्य से उनके पास का डेटा ये ईसा के बाद प्रारंभ होता है, ईसा के पहले का है नहीं। लेकिन पहली शताब्दी में वो लिखते हैं कि पूरे विश्व की जीडीपी का 33% से ज्यादा हिस्सा भारत का था। 10वीं शताब्दी में यह 32.8 है, यह कंसिस्टेंट है, कहीं तो 34% हुआ है। पूरे विश्व में हम सबसे समृद्ध, सबसे संपन्न, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान राष्ट्र थे। 1-2 वर्ष नहीं, दसियों वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक हम सबसे बड़े समृद्ध संपन्न राष्ट्र थे। बिना व्यापार किए कैसे होंगे? व्यापार करते थे, जहाज बनाकर बेचते थे देशों को, उसके उदाहरण है, अंग्रेजों ने भी बाद में लिख के रखा है। तो ये जो जहाज है, इनको कल्पना आई युक्ति कल्पतरु से। फिर इन्होंने अजंता में एक 5वीं सदी का एक चित्र देखा जिसमें जहाज जा रहा है। तो 5वीं सदी का वो चित्र युक्ति कल्पतरु, इसको कल्पना साथ में लेकर भारतीय नौसेना के साथ में एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था आईएनएस कौंडिन्य। और आईएनएस कौंडिन्य में उन्होंने पूरी उसी तकनीक से, उसी रचना से रस्सी बांध बांध के ऐसा जहाज खड़ा किया। और वैसे बनाने वाले कुछ लोग केरल के किनारे पर आज भी उपलब्ध है, उनकी मदद से ग्रंथ पढ़कर ऐसा जहाज तैयार किया। उसमें कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं लगाए। पाल का वो जहाज था, पाल आप समझते हैं, उसका वो जहाज था। कोई मोटर नहीं, मतलब कोई मशीन का सवाल ही नहीं। उन्होंने अपने साथ में मोबाइल भी नहीं लिया था, कोई दिशा नहीं, दर्शन नहीं, कुछ नहीं। जो पुराने दिशा दर्शक थे, हमारे समय जब जहाज समुद्र में जाते थे तो क्या दिशा दर्शन नहीं था? जिसे मरीन कंपास कहते हैं, उसे हमारे यहां पे और मत्स्य यंत्र कहते थे। आज भी दक्षिण के संग्रहालयों में वो पुराने मत्स्य यंत्र मिल जाएंगे आपको, छोटी सी चपटी डब्बी, उसमें एक अलग प्रकार का तेल और उसमें एक मैग्नेट, वो मत्स्य यंत्र था। बराबर दिशा देखने के लिए आज भी सेक्सटेंट नाम का एक इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, जिसमें बराबर कोण मिलता है कि पूरे समुद्र में अगर कोण थोड़ा भी इधर हो जाए तो जहाज किसी दूसरे दिशा में चला जाता है। वो देखने के लिए वो इक्विपमेंट रहता है। हमारे पास जो था बिल्कुल वैसे ही था, उसको वृत्त शंख भाग कहते थे, आज भी उपलब्ध है। इन सब के आधार पर इन्होंने वो बनाया। कारवार जो कर्नाटक का भाग है, उस पोर्ट से 21 मई 2025 पिछले वर्ष वो उन्होंने बाहर निकाला, मतलब बनकर तैयार हो गया। और वहां से पोरबंदर लेकर आए, गुजरात का पोरबंदर। और पोरबंदर से यह जहाज दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सेलिंग के लिए, मतलब खुले समुद्र में जाने के लिए, कहां? ओमान के लिए वो निकला। बराबर 8 दिनों में वो जहाज ओमान में पहुंचा। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जहाज पुराने तकनीकी से बन सकते थे, बनते थे, विश्व में जाते थे, दुनिया को दिखा दिया। उसकी कल्पना युक्ति कल्पतरु है, राजा भोज की है, हमें मालूम ही नहीं।
राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरणम जैसे व्याकरण के ग्रंथ लिखे। यहां मैं अभी भोजशाला में वही देख रहा था कि ऐसा पुराने ग्रंथों में लिखा है कि व्याकरण, जो संस्कृत का व्याकरण, जो इनका प्रिय विषय था राजा भोज का, वो संस्कृत के व्याकरण उन्होंने उकेरे हैं। पता चला बहुत सारे इन लोगों ने बाद में उसको कुरेद दिए, तो सारे जो श्लोक है वो नहीं दिखते हैं। व्याकरण के चार्ट बनाए थे वहां पे, चार्ट। ये अध्ययन अध्यापन करने के लिए इस प्रकार का रहता है, वैसा राजा भोज ने यहां पर बनाया था। फिर राज्य मार्तंड नाम का एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा उन्होंने, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय, नाम मालिका। नाम मालिका बहुत अच्छा ग्रंथ है। नाम मालिका मतलब क्या? उस समय तो इस्लामी आक्रमण नहीं आया था, भाषा प्रदूषित या दूषित नहीं हुई थी, किंतु फिर भी अलग अलग नए कंसेप्ट आते थे और नए कंसेप्ट के लिए शब्द ढूंढना आवश्यक होता है। जैसे हमारे भारत को नए नए जब शब्द आए तो स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने अनेक शब्द दिए। महापौर, सभापति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे वीर सावरकर जी के दिए हुए शब्द हैं। वैसे ही ये सारे शब्द एक प्रकार से शब्दकोश, शब्दों का कह सकते हैं, डिक्शनरी कह सकते हैं हम, वो है नाम मालिका। अद्भुत ग्रंथ है, उपलब्ध है। उसमें हर किसी के पर्यायवाची शब्द दिए और वो देखकर हम ही बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेघ, बादल, इसके कितने शब्द हो सकते हैं। जबरदस्त ग्रंथ है नाम मालिका। चारुचर्या नाम का एक ग्रंथ है, वो भी उपलब्ध है। चारुचर्या मतलब क्या? हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। ये एटिकेट्स और बिहेवियर का ये ग्रंथ है। सभा में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना। आज वो आते हैं ना पुस्तकें, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वगैरह जैसे, इन सब का मूल तो 1000 वर्ष पहले राजा भोज ने लिख कर रखा है। चारुचर्या। शालिहोत्र मतलब घोड़ों के विज्ञान का उस समय का अत्यंत प्रामाणिक ऐसा ग्रंथ शालिहोत्र। बहुत कुछ लिखा है उसमें। आज के जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे कभी आप पढ़वाइए और कंपेयर करवाइए, फिर पता चलेगा राजा भोज क्या थे। शालिहोत्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई है। श्रृंगार प्रकाश है, राजमृगांक है, अनेक ग्रंथ है। सारे के सारे 84 या 85 ग्रंथ उपलब्ध नहीं है दुर्भाग्य से। कहीं तो भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ऐसे 84 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन इसका पूरी नहीं मिलते हैं। जो कुछ 20-25 ग्रंथ है, दुर्भाग्य से उन ग्रंथों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। विशेषकर ये समरांगण, सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु जैसे ग्रंथ, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए थी, वो नहीं है। समरांगण सूत्रधार में यंत्रों का जो वर्णन किया है उसमें विमान शास्त्र का वर्णन है। विमान शास्त्र का कोई नया नहीं है, इसके पहले भी ऋषि भारद्वाज जी ने उसमें विमान शास्त्र पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है और महत्व की बात यह है कि राजा भोज इसमें विमान चलाने के लिए मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन, जिसे आज की भाषा में कहा जाता है, उसका उल्लेख कर रहे हैं। मतलब ईंधन के लिए पारद यानी पारा, मर्क्यूरी, उसका उल्लेख कर रहे हैं। यह पहली बार है कि पारद का उल्लेख। और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, हम कहते हैं कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज की खोज थी, साफ गलत है, प्रमाणित भी नहीं है। उसके पहले 8 वर्ष हमारे यहां पे मुंबई की जो चौपाटी कहलाती है, उस चौपाटी में तळपदे बंधु ने, तळपते जी ने और विमान चलाया था। काफी ऊंचा उड़ा था, राइट बंधुओं से भी ऊंचा उड़ा था, लगभग 250 फीट ऊंचा उड़ा था और राइट बंधुओं से भी ज्यादा वो आकाश में था। वो जो विमान है उसमें उन्होंने मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन का प्रयोग किया है। और बड़ी बात, आप कभी गूगल करें, नासा और मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन लिखिए। नासा ने 1950 से 1970 के जितने रॉकेट है सब में मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन का प्रयोग किया है। और हमारे यहां हमारे राजा भोज 1000 वर्ष पहले वही बात कर रहे हैं। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं राजा भोज और आपकी ये धारा नगरी ये डी रेटेड है। डी रेटेड मतलब इनको महत्व नहीं दिया गया है। जिस महत्व के ये हकदार थे, जिस
पद्धति से जिस अनुपात में सामान्य व्यक्ति तक जाना चाहिए, पूरे देश में जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे सीखना चाहिए, ऐसे सारे व्यक्तित्व हैं। इसमें जो इंजन के बारे में उन्होंने जो कंसेप्ट दिए, जो बाद में जब यंत्र युग प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने प्रारंभ की, उन्होंने कहा है यंत्र किससे 3 पार्ट कौन से महत्व के हैं? बीज है, कीलक है और शक्ति है। बीज और कीलक और शक्ति मतलब क्या? तो बीज मतलब जहां से इनपुट ऊर्जा मिलती है, कीलक मतलब जो चलाते हैं, और शक्ति मतलब आउटपुट। छोटा उदाहरण लेते हैं अपनी साइकिल का, बाइसिकल में जो पैडल है, अपना पैडल, वो बीज है, जो चेन है वो कीलक है, और घूमने वाला चक्र यानी शक्ति है। अब ये जो यंत्र की बेसिक डेफिनेशन 1000 वर्ष पहले राजा भोज में लिख रहे सम्रांगण सूत्रधार में, और दुर्भाग्य से उपेक्षित ग्रंथ है। ऐसे अनेक बातें हैं जिसमें उन्होंने ये सारा लिखा है। मैं जब सम्रांगण सूत्रधार के और युक्ति कल्पतरु के बारे में देख रहा था, अधिकतर, जैसा मैंने कहा कि अधिकतर इस पे शोध प्रबंध जो लिखे गए, अधिकतर पीएचडी हुई है, वो विदेशों में हुई है। उसमें आपको एक तो एडम हार्डी और फेलिक्स जोटर, इन दोनों के नाम बहुत मिलेंगे। उन्होंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, और जैसा मैंने सुना है, शायद यहाँ के लोग, किसी को पता होगा, वो लोग यहाँ भी आए, धारा नगरी में आए थे, उन्होंने सारा देखा था। वहां के लोग यहां आते हैं, अध्ययन करते हैं, शोध प्रबंध लिखते हैं, दुनिया में चलता है, हम भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये जो हमारा राजा भोज के समय जो निर्माण हुआ, ये विश्वविद्यालय था, भोजशाला विश्वविद्यालय थी। इसमें जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ग्रंथ उसके माध्यम से बनाया हुआ सारा एक ज्ञान का प्रवाह, तो उसमें सम्रांगण सूत्रधार में ही लेते हैं। उसमें जैसा मैंने कहा कि वो सम्रांगण सूत्रधार ये बड़े अनुपात में, ये एक प्रकार से हम देखेंगे तो ये वास्तुशास्त्र पे ज्यादा उस पे अध्याय दिए। उसमें नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग ये अध्ययन करने जैसा है। और टाउन प्लानिंग में जो अनेक बातें दी है, वो बातें कोई इन्होंने नई नहीं लिखी है। पुरानी हमारी जो परंपरा थी, ज्ञान की अक्षुण्ण रहने वाली परंपरा, उसी को इन्होंने आगे लिया है। तो ये जो टाउन प्लानिंग है, इसमें आपको मजेदार बात बताऊं आपको। जो चीन का बीजिंग शहर है, बीजिंग शहर की या चीन की पहचान किससे होती है? अगर चीन दिखाना है आपको चित्रों में, तो उतरते छपरों के मकान दिखाते हैं। अगर आपने देखा होगा, चीन की पहचान है वो। उस चीन के बीजिंग शहर की टाउन प्लानिंग एक हिंदू व्यक्ति ने की है। वो हिंदू व्यक्ति नेपाल के पाटन का था, और पाटन यहां मूर्ति कला में बहुत जाना जाता था, मूर्ति कला वहां बहुत चलती थी। तो चीन के राजा ने कुछ बुद्ध मूर्तियां बनाने के लिए पाटन से कुछ लोग मंगाए, कुछ 50-60 लोग दल के रूप में गए। उनका नेतृत्व कर रहा था ये बलबाहु उसका नाम था। युवा था, 16-17 वर्ष का था, लेकिन बहुत प्रवीण था। वहां गया, राजा को उसका काम बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा कि मेरा राजमहल तैयार हो रहा है, उसका डिजाइन कर सकते हो क्या? इसने कहा ठीक है, मैं कर सकता हूं। उसने किया, और वो जब किया राजमहल का डिजाइन, वो उतरते छपरों का था। तब से चीन में उतरते छपरों का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। फिर राजा ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा है। बीजिंग शहर तब नया नया बन रहा था, तो राजा ने कहा कि बीजिंग शहर की टाउन प्लानिंग करना है, पूरा शहर की बसाहट कैसी रहेगी ये देखना है, क्या कर सकते हो? उसने कहा करूंगा। बीजिंग शहर की टाउन प्लानिंग बलबाहु, जैसे चीनी भाषा में ये लोग आर्निको कहते हैं, आर्निको, उसने की। उसके स्मरण में चीन ने 1 मई 2002 को बीजिंग के एक चौराहे पर उस बलबाहु की आदमकद प्रतिमा खड़ी की है, और नीचे लिखा है, उसमें हिंदू लिखा है,
देवनागरी में भी लिखा है, मैंडरिन में भी है, दो भाषाओं में है। देवनागरी में लिखा है लेकिन भाषा उनकी नेपाली है, क्योंकि आज पाटन ये नेपाल का अंग है। लेकिन उसमें लिखा है कि बलबाहु ब्रैकेट में आर्नी को लिखते वो, इसने हमारे यहां पर वास्तु की नई शैली प्रारंभ की और बीजिंग शहर की नगर रचना की है। उसमें लिखा है, आज भी है, मेरी पुस्तक है उसमें मैंने उसका फोटो भी छापा है उस मूर्ति का, क्योंकि अगर किसी को कहे तो विश्वास नहीं करता कोई कि यह भी हमारा था उज्जवल भविष्य, उज्जवल अतीत। तो इसमें जो मैं कह रहा था कि सम्रांगण सूत्रधार ये मूलतः मतलब उसमें वास्तु शास्त्र से संबंधित अध्यायों की संख्या ज्यादा है। उसमें उन्होंने अलग अलग मंडल दिए हैं, 64 पदों के मंडल, 81 पदों के मंडल इत्यादि। ये 64 पदों के जो मंडल है वो मूलतः मंदिर और राजमहल इनमें प्रयोग होते हैं, और जो 81 पदों के मंडल है वो मूलतः निवास स्थान जो होता है, अपना व्यक्तिगत निवास स्थान, उसके लिए प्रयोग होते हैं। ये पूरा विस्तृत वर्णन है उसमें। अब इसमें एक अध्याय है, वास्तु में तो अनेक अध्याय है, लेकिन वास्तु के बारे में अध्याय 11 से अध्याय 14 तक ज्यादातर उसी में उसका वर्णन किया है। उसमें 14वें अध्याय का शीर्षक है, 14वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है पुरुषांग देवता निघंट्वादि निर्णय। इसका मतलब बेसिकली वास्तु पुरुष मंडल है, जो एक रचना होती है। अब ये जो इन्होंने लिखा है, ये लगभग हम मान के चले कि 1034 में भोजशाला का मूर्ति की स्थापना हुई है, भोजशाला प्रारंभ हुई हम कह सकते हैं, और उसके ही आसपास ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उससे ठीक 1000 वर्ष के बाद 12वीं शताब्दी में 116 वर्षों के बाद, अगर प्रिसाइजली हम कहें तो, विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल यह मक्का नहीं है, मदीना नहीं है, यह वेटिकन भी नहीं है, यह ओमान की नई मस्जिद भी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल एक हिंदू मंदिर है, रिकॉर्ड में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल एक हिंदू मंदिर में है, भारत में नहीं है, वो कंबोडिया में है, अंगकोर वाट। और विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जिसके ध्वज पर, राष्ट्र ध्वज पर, झंडे पर बड़े अभिमान के साथ हिंदू ध्वज लहराता है, वह है कंबोडिया। कंबोडिया का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उस पर केवल और केवल अंगकोर वाट है, दूसरा कुछ नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत के झंडे पर किसी मंदिर का चित्र आ जाए, हमारे लोग विरोध करेंगे। कंबोडिया गर्व के साथ उसको रखता है। उस अंगकोर वाट में जो रचना बनी हुई है, वो रचना वास्तु पुरुष मंडल पर आधारित है। हम नहीं कह रहे हैं। अंगकोर वाट पे बहुत सारे ग्रंथ हैं, अनेकों ग्रंथ हैं। सारे ग्रंथकर्ताओं ने जो थोड़े गहरे में जाकर उन्होंने उसकी रचना का वर्णन किया है, वास्तु का वर्णन किया है, सबने लिखा है 64 पदों का जो मंडूक मंडल कहलाता है, 64 पदों का मंडूक मंडल, उस मंडूक मंडल के आधार पर अंगकोर वाट की रचना है। उसका जो केंद्र है, ब्रह्मस्थान उसे कहते हैं, उसकी भी रचना ये उसी प्रकार से है। अब क्या हम कह सकते हैं कि 116 वर्षों में जो सम्रांगण सूत्रधार में लिखा, वो 3180 किलोमीटर, मतलब अगर एरियल डिस्टेंस देखेंगे अपने धारा नगरी से अंगकोर वाट का, कंबोडिया के अंगकोर वाट का, तो एरियल, जिसको क्रोफ्लाई डिस्टेंस आर्मी में कहते हैं, एरियल डिस्टेंस, वो 3180 किलोमीटर आता है। इतने दूर वो जाकर उन्होंने वैसा मंदिर बनाया, ये बात नहीं मानते हम, मैं भी नहीं मानता। लेकिन
ये सम्रांगण सूत्रधार किस आधार पर लिखा है? उसमें खुद राजा भोज लिखते हैं कि परंपरा का संवाहन कर रहे हैं, और यही भारत की परंपरा है। यह श्रेष्ठ परंपरा है कि ज्ञान का प्रवाह अविरत बहता रहे, अविरल बहता रहे। यह परंपरा है। और इसीलिए जो सम्रांगण सूत्रधार के वास्तु के सारे निर्देश है, वे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उससे भी प्राचीन, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी शताब्दी के, जैसे मयमतम, जिसे मयमत मूला कला शास्त्र भी कहते हैं, या मानसर, मनासर शिल्पशास्त्र, ऐसे अनेक शिल्पशास्त्रों के ग्रंथ हैं, उनमें से लिए हैं। और उन्हीं ग्रंथों के आधार पर यह अंगकोर वाट भी बना है। मेरू प्रस्तर रचना उसको कहते हैं, उसी ग्रंथों के आधार पर बना है। यह गर्व की बात है। हिंदुस्तान का एक मंदिर, पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल हिंदू मंदिर है, और वो उस सारे प्राचीन वास्तु के आधार पर है जो यहां पर सम्रांगण सूत्रधार में मिलती है। इसका अर्थ है इतने दूरस्थ होने के बाद भी हमारे यहां ज्ञान की निरंतरता थी। तो आप देखिए ज्ञान की निरंतरता कैसी है। जैसे मैंने युक्ति कल्पतरु के बारे में अभी कहा कि युक्ति कल्पतरु में क्या है, तो युक्ति कल्पतरु में उसके आधार पर एक जहाज बनता है, प्रैक्टिकल मॉडल जिसको कह सकते हैं। अब वो जहाज की प्रेरणा कहां से लेते हैं, तो लगभग 5वीं शताब्दी का अजंता के केव्स जो है, गुफाएं, उस पर उकेरे गए जहाज के चित्र से वो कल्पना आती है। युक्ति कल्पतरु का उसको थ्योरेटिकल आधार मिलता है, और आज 21वीं शताब्दी में वो जहाज बनकर प्रैक्टिकल रूप से और समंदर में, खुले समंदर में जाता है, पोरबंदर से लेकर ओमान तक। ये निरंतरता है। ये हमारी निरंतरता बनी थी, ये हमारे विश्वविद्यालयों से, विद्यापीठों से। तक्षशिला के बारे में हम जानते हैं, नालंदा के बारे में हम जानते हैं। नालंदा का आदरणीय बालमुकुंद जी ने उल्लेख भी किया है अभी। ऐसे अनेक विश्वविद्यालय थे। उच्च शिक्षा हमारे यहां बाहर के लोग आकर पढ़ते थे। हमारे विद्यार्थी बाहर नहीं जाते थे, बाहर के देशों के विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ने आते थे। 10-10 हजार, 15-15 हजार विद्यार्थी एक एक विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। लेकिन तक्षशिला का तो खैर 4वीं-5वीं शताब्दी में हूणों का आक्रमण आया, उसके कारण तक्षशिला तो ध्वस्त हो गई। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो उसी समय लगभग बना, मतलब यह भी बड़ा संयोग था कि तक्षशिला बंद होती है, ध्वस्त होती है, उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ होता है मगध में। और वो नालंदा विश्वविद्यालय 1193 में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त की। अभी जैसे आदरणीय बालमुकुंद जी ने बताया कि बख्तियार खिलजी की कैसी जबरदस्त हानि हो गई, और ये नहीं बताते कोई। ये जरूर बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा का को उध्वस्त किया, इतने बड़े विश्वविद्यालय को जला दिया। लेकिन उसी बख्तियार खिलजी की जबरदस्त पराजय असम के राजाओं ने, राजा पृथु ने की, ये नहीं पढ़ाया जाता। और वो कितना ग्रंथ भंडार था उसमें, तो जो उसकी लाइब्रेरी थी, सारे लोगों ने लिखा है वो 7 मंजिल की लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, ग्रंथालय था। और वो लिखते हैं कि उसमें प्राचीन ग्रंथ थे। अब सन 1193 से प्राचीन ग्रंथ कौन से होंगे? तो जो भूर्जपत्र होते हैं, भोजपत्र, उस भोजपत्रों में लिखा गया जो रहता है, या भोजपत्रों की आयु, ये लगभग 2500 वर्षों तक मानी जाती है। मतलब वहां पे 1193 से भी 2000 वर्ष पहले के कम से कम ग्रंथ वहां पर थे। ऐसे अद्भुत ग्रंथों का, ज्ञान का भंडार जब बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, जलाया, तो 3 महीने तक जलता रहा। रोज बेचारे वहां से वो ग्रंथ लाते थे, खुले में जलाते थे, रात को रुक जाते थे, विश्राम करते थे। उनके सैनिक फिर जाते थे सुबेरे, फिर ग्रंथ उठा उठा के लाते थे, दिन भर जलाते थे। 3 महीने तक वो ज्ञान का भंडार चलता रहा। लेकिन उसके बाद जो बाकी के विश्वविद्यालय हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वो वहीं पे था पास में, उसको भी उद्ध्वस्त किया। सुलोटगी नाम का कर्नाटक का विद्यापीठ, वो भी उसी समय उद्ध्वस्त हुआ।
तो उसके तुरंत बाद उसके पास ही में एक उड्डयंतपुर विश्वविद्यालय था, उदंतपुर भी उसे कहते हैं। फिर ओडिशा में रत्नागिरी नाम का विश्वविद्यालय था, नाम रत्नागिरी था लेकिन ओडिशा में था वो। ऐसे अनेक विद्यापीठ, ऐसे अनेक ज्ञान के केंद्र, ये सारे ध्वस्त करते गए। तो हम जिसके कारण, जिस ज्ञान के कारण विश्व की सबसे समृद्ध शक्ति के रूप में खड़े थे, उस पे सीधे और चोट हुई, उस पे सीधे आघात हुआ। ज्ञान का हमारे उच्च, जिसको कहते हैं हायर एजुकेशन, वो रुक सा गया, कहीं नहीं होता था। गुरुकुल तो थे, प्राथमिक शिक्षा सबको थी। ये अंग्रेज जब आए यहां शासन करने, उन्होंने भी लिख के रखा है कि जोड़ना घटाना और ये सब तो सबको आता था। हमारी जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उच्च शिक्षा 1193 के बाद से शनि शनि पिछले अगले 50-100 वर्षों में समाप्त होती गई। वल्लभी करके गुजरात का विश्वविद्यालय था, जो 8वीं शताब्दी में ही ये अरबिक आक्रमणों के कारण जर्जर हो गया था, लेकिन फिर भी वो टिका था। लेकिन ये जब बाद में विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करने का एक प्रचलन इन इस्लामी आक्रांताओं में आ गया, तो वो भी चला गया। इस सारे वातावरण में अगर एक लौ टिमटिमा रही थी, वो थी भोजशाला। परमाणु का शौर्य कहिए या यहां के लोगों की जीवटता, कि भोजशाला फिर भी टिकी रही। भोजशाला में फिर भी अध्ययन होता था, अध्यापन होता था। भोजशाला में फिर भी अलग अलग विषयों के शोध होते थे। लेकिन जब 1305 में, यानी अपने इंसेप्शन के बाद, बनने के 271 वर्षों के बाद, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया, तो इसको ध्वस्त किया। पूरा ध्वस्त शायद तब नहीं किया था, लेकिन इसका अध्यापन बंद हो गया। मतलब इसकी जो अंतिम लौ थी, जिसके कारण ज्ञान परंपरा का संवहन प्रारंभ था पूरे देश में, वो भी यहां आकर परंपरा खंडित हुई, ठिठक गई, रुक गई। तो ये भोजशाला पूरे देश का अंतिम ज्ञान केंद्र था, जहां पे अनेक नए बातों का शोध होता था, भाष्य लिखे जाते थे, नए नए विषयों का अध्ययन अध्यापन होता था। वहां अपनी परंपरा आकर ठिठक गई। अब अगले 6-7 वर्षों में हम भोजशाला की सहस्त्राब्दी मनाएंगे। शताब्दी नहीं, द्विशताब्दी नहीं, पंचशताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दी मनाएंगे। 1 वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष की जो ज्ञान परंपरा थी, वो अगले 6-7 वर्षों में मनाएंगे हम। मेरी आशा है कि जब वो हम मनाएं, उस समय तक, 2034 तक का समय अपने पास, उस समय तक ये जो हमारी खंडित ज्ञान परंपरा थी, रुक गई थी, उसको पुनः उसी वैभव पे हम लेकर आए। नालंदा को रिस्टोर किया सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया, करना भी चाहिए। नालंदा एक प्रचलित ऐसा बड़ा नाम था ज्ञान के केंद्र का। लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो जहां से परंपरा खंडित हुई है, वहां से उठाकर लेकर जाना, यह विश्व को संदेश है, हमारे पुरुषार्थ का, हमारी जीवटता का, हमारे शौर्य का, कि परंपरा खंडित नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारे कुछ विवशताएं थी, कुछ कारण थे, जिसके कारण हमारे ऊपर आक्रमण होते गए, इस्लामी आक्रांत आए, उन्होंने ध्वस्त किया। अब और नहीं, अब और नहीं, अब यह परंपरा आगे चलती रहेगी। इसीलिए मुझे आशा है अगली बार जब हम इसकी सहस्त्राब्दी मनाएंगे, मुझे आशा है बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। तब तक यह भोजशाला अपने मूल रूप पे स्थापित होगी, ज्ञान का फिर वही केंद्र बनेगा, और उस समय मैं भी आपके बीच में आऊंगा। रुकता हूं, धन्यवाद।